अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ दुनिया शो के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। लॉर्ड अहमद कुछ मसरूफियात की सबब आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, लेकिन डॉक्टर मुईद पीरजादा हमारे साथ मौजूद होंगे और मामला क्या है जो डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे और हमें रहनुमाई इस पर दरकार होगी, वो है कुलभूषण जाधव का मामला। पाकिस्तान के पास इस हवाले से ठोस सबूत मौजूद थे कि ये एक जासूस के तौर पर पाकिस्तान आया, काफी अरसा रहा और इसने पाकिस्तानी मईशत को और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को नुकसान पहुंचाने के लिए मुताद्दिद इकदाम किए। भारतीय हुकूमत ने पहले तो कनी कतराई, लेकिन जब सजाए मौत सुनाई गई तो भारत की जानिब से इसे अपना बेटा करार दे दिया गया और मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसे टेकअप करने में जरा देर नहीं लगाई और फौरी तौर पर इसकी समाअत मुकर्रर कर दी। अब जो फैसला आया है उसके मुताबिक जब तक फाइनल ऑर्डर आलमी अदालत इंसाफ नहीं देती तब तक पाकिस्तान सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अगरचे पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया था कि पाकिस्तान के वकला ने मुकदमा अच्छी तरह लड़ा है, खावर कुरैशी ने बहुत मुदल्लल अंदाज में बात की है, लेकिन जो भारतीय टीम की तैयारी थी वो कैसी थी और पाकिस्तान ने मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में ले जाके कोई गलती तो नहीं की, उसमें जवाब देके भारत की इस दरखास्त के बाद कोई गलती तो नहीं की? डॉक्टर मुईद, यही सवाल आपसे है। देखिए आयशा, पहली तो बात है कि पाकिस्तान ने सरासर गलती की और उसका जो रिजल्ट है बता रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की। हमने अपने प्रोग्राम में जो हम दुनिया में प्रोग्राम करते हैं एक से ज़्यादा दफ़ा, और मैंने अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक में, जहां जहां मुझे मौका मिला, जितने दिनों से नहीं 10 दिन पहले भारत ने ये पिटीशन फाइल की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था। खाली मेरा ही मौक़िफ़ क्लियर नहीं था, बहुत से पाकिस्तानी वकला का, लीगल कम्युनिटी का, बहुत से लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडरशिप का मौक़िफ़ बड़ा गलत था कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाना है। पाकिस्तान को करना यह था और पाकिस्तान ने कोई भी सही स्टेप इसमें नहीं उठाया। जिस तरह से ये फैसला किया गया है और वो बहुत ही इंसल्टिंग था। वो तमाम लोग जिन्होंने इस फैसले को सुना है, जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम आर्गुमेंट्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रबिश कर दिया है, इंतहाई इंसल्टिंग तरीके से एक एक आर्गुमेंट जो पाकिस्तान ने दिया उसको रबिश कर दिया गया है। और ये होना था, ये होना इसलिए था कि देखिए इंटरनेशनल सेटिंग के अंदर कभी भी फैसले मेरिट के पॉइंट पे नहीं होते, वो जस्टिस पे नहीं होते, ये आपकी ताकत का मजहर होता है। भारत गया ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसलिए कि वहां उसके पास सिचुएशन जो थी वो कंट्रोल में थी। पाकिस्तान ने यह फैसला करना था कि क्या हमें आईसीजे में जाके एक फरीक बनना है या नहीं बनना। यह सूरत हाल नजर आ रही थी कि हमें फरीक नहीं बनना, और नॉर्म यह था, तमाम तरीका यह था कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता पूरी दुनिया के मीडिया के लिए और अपना मौक़िफ़ देता कि देखिए बिकॉज ऑफ सच एंड सच हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट भी है हिंदुस्तान के साथ 2008 का। पहले भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उसके बारे में हिंदुस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, इनके मामला जो है वो आईसीजे में डिस्कस नहीं होंगे। 1999 में भारत ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जब पाकिस्तान आईसीजे में गया था अटलांटिक जहाज का केस लेके, जहां 16 पाकिस्तानी सर्विसमैन जो हैं वो शहीद हुए भारत के हमले से, जबकि वो सारा मलबा उसका पाकिस्तान की टेरिटरी में गिरा था रान ऑफ कच्छ ने। लेकिन आईसीजे ने भारत का यह आर्गुमेंट माना कि इसमें आईसीजे की जुरिसडिक्शन नहीं बनती। तो ये सूरत हाल बड़ी क्लियर थी। पाकिस्तान इस पर बड़ा भरपूर अपना मौक़िफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे सकता था, इन राइटिंग दे सकता था, पूरी दुनिया के मीडिया को इकट्ठा करके पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दे सकता था। पाकिस्तान की हुकूमत का यह फैसला कि हम आईसीजे में जाएंगे, वो से क्लियर, इट क्लियरली एनालिटिकली स्पीकिंग, वो से क्लियर कंसेशन टू इंडिया। यह डिसीजन किया गया हिंदुस्तान को ऑब्लाइज करने के लिए, और लोगों ने यह भी शक का इजहार किया, यह चीज बहुत स्पेकुलेट हुई कि सर्जन जनरल की 27 अप्रैल की जो मीटिंग है भारत की एप्लीकेशन डालने से चंद दिन पहले मरी में, जिसको पहले खुफिया रखा गया, वो लीक हो गई। जब वो बात सामने आ गई तो कहा गया कि नहीं, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए है। वो मीटिंग जो थी उसके बारे में भारतीय जर्नलिस्ट ने जो स्पेकुलेट किया, जो चीज भारत में छपी, वो यही था कि उस मीटिंग में जो है वो कुलभूषण यादव के हवाले से रिक्वेस्ट की गई है। सो पाकिस्तान को किसी ने फंसाया। ये डिसीजन किसका था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का फैसला इस्लामाबाद में किसने किया? उस शख्सियत को तो रिजाइन कर देना चाहिए जिनका ये डिसीजन था। जो लोग बताते रहे कि वहां बड़ा जबरदस्त हम डिफेंड कर लेंगे, उनमें से किसी को रिजाइन करना चाहिए। वो सारे लोग मीडिया के अंदर जो शोर मचाते रहे कि पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त वहां परफॉर्मेंस थी, हालांकि जिन्होंने वो डिबेट देखी हम लोगों ने, साफ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, फंबल कर रहे थे, अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे और ग्राउंड उनके खिलाफ सेट था। तो बहुत ही बड़ी इंसल्ट हुई है।
اس کی implication legals بھی بڑی خطرناک ہیں. یعنی پاکستان کو یہ کہا گیا کہ نہ صرف آپ اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے بلکہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو اس کورٹ میں واپس آنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر موعید رہنمائی کیجیے گا پاکستانی سسٹم کے بارے میں. آرمی ایکٹ کے تحت سزا سنائی گئی تھی کلبھوشن یادو کو اور عدالت انصاف نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ ٹرائل باقاعدہ کیا گیا اور آرمی کورٹ نے سزا سنائی. جب پاکستان اس معاملے میں جواب کے لیے جا رہا تھا عالمی عدالت انصاف میں تو پاکستان کی آرمی کا موقف کیا تھا؟ کیا وہ دیکھا گیا؟ کیا حکومت اس سے آگاہ تھی؟ کیا اس کے بعد باہمی اتفاق رائے کے بعد یہ معاملہ جا کے وہاں رکھا گیا، جواب دیا گیا بھارت کی درخواست کا؟ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. ہمارے سامنے پاکستان آرمی کا کوئی موقف نہیں آیا جو بذات خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان آرمی کا موقف کیوں نہیں آیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈان لیکس میں جب ان کا ایک موقف آیا تھا اور وہ کسی حد تک تھا بھی غلط، ریجیکٹڈ لفظ اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو وڈرا کیا اور اس سے یہ تاثر جو ہے اس کو بہت تقویت ملی کہ فوج سیاسی اعتبار سے پاکستان کے ڈھانچے میں اب بہت کمزور ہے اور اس کے اندر اتنی پولیٹیکل کیپیسٹی یا مسل نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے فیصلوں کو فوج جو ہے وہ ریزسٹ کر سکے. اب یہاں پر فوج کی اوپینین کیا تھی؟ کیا وہ بھی اس غلطی کا حصہ تھے یا انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر سول گورنمنٹ کی پوزیشن لے رہی ہے اس کو ریزسٹ نہ کیا جائے؟ لیکن اینالیٹکلی سپیکنگ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو آن ریکارڈ ہوں نا. میں نے اپنے ہر پروگرام میں، اپنے ہر ٹویٹ میں، ہر جگہ پہ، میں اکیلا نہیں ہوں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو سرویز بھی ہوئے ہیں، اگر آپ اس پہ دیکھیں جو سپاٹ سروے یا سنیپ سرویز ہوتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، فیس بک میں، اس میں 80% تک پاکستانی پبلک اوپینین جو تھی وہ بڑی کلیئر تھی کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جانا چاہیے. بھارت تیاری کر کے گیا ہے. آئی سی جے کا موڈ بھی پاکستان کی طرف بہت ہی انفیئر تھا. اس قسم کے معاملات میں ہفتے دیے جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن محض 3 دن میں پاکستان کو وہاں پہ بلایا گیا. غالباً 8 تاریخ کو بھارت نے اپنی اپلیکیشن وہاں فائل کی ہے. پاکستان کو وہاں کہا گیا کہ فوری طور پہ پہنچیں. 3 دن کے بعد پاکستان وہاں پہنچا بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی ہوم ورک کے، اور سارا گراؤنڈ جو تھا وہ پاکستان کے خلاف سیٹ تھا. اور پھر یہ دیکھیے کہ کلبھاشن کی جو یہاں پر اور بھی دیکھیں، انڈیا کے پاس تو آپشنز بہت سی تھیں. انڈیا کے پاس یہ بھی آپشن تھی کہ کلیمنسی فائل کرتے، جو انہوں نے 40 دن میں فائل نہیں کی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہندوستان کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی کلیمنسی اپیل ہو سکتی تھی لیگل پروسیس کے بعد، وہ بھی نہیں ہوئی. اور پاکستان جو ہے وہ، میرا اپنا انالیسس کیا کہ پاکستان نے کبھی بھی کلبھاشن کو ایکسیکیوٹ نہیں کرنا تھا. یہ تو بہت حد تک ایک انٹر اسٹیٹ ریلیشن ہے انڈیا اور پاکستان کا، جس میں یہ سارا کا سارا جو ایک پلے جو ہے پاور پلے ہو رہا ہے. لیکن بھارت نے پاکستان کے موقف کو اور پاکستان کی سوورینٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. اور جو کچھ آج آئی سی جے میں ہوا ہے، وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ ٹیم وہاں پہ بھیجی تھی، وہ تمام لوگ جو میڈیا پہ بیٹھ کے یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کرتے رہے ہیں کہ بڑے زبردست آرگومنٹ تھے، ان کے منہ کالے ہو گئے ہیں. انہیں چاہیے کہ یہ ریزائن کریں، یہ قوم سے معافی مانگیں، اور اس کی بڑی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی، بڑی ڈیپ سیٹڈ. اچھا امپلیکیشنز تو ڈاکٹر موعید جو بھی ہوں گی اب وہ فیس کرنی پڑیں گی. پاکستانی عوام کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ ویانا کنونشن کے تحت عدالت اس کیس کو سننے کا اختیار ہی نہیں رکھتی. اب پاکستانی عوام کے سامنے یہ آیا، یہ ڈیفینسو ہو گئی ہے ہماری گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ، کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان پہ کتنا واجب ہے فیصلہ ماننا، اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کہاں کی جا سکتی ہے؟ پاکستان اب اس کو کیسے ڈیفینڈ کرے گا؟ دیکھیے پاکستان میں تو روز ایک نیا ڈرامہ کیا جاتا ہے. جتنا اللہ معاف کرے، جتنا اس ملک میں جھوٹ بولا جاتا ہے میڈیا کے اوپر، حکومت کی طرف سے، حکومت کے اہلکاروں کی طرف سے، اسپوکس پرسنز کی طرف سے، وہ شاید دنیا میں کہیں پر بھی اتنا جھوٹ نہیں بولا جاتا. بھارت کے اندر جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ایکیوریٹ ہوتی ہے. ان کا ٹیلی ویژن بھی چیزیں جو بتاتا ہے وہ زیادہ ایکیوریٹ ہوتا ہے. اور وہ دونوں سائڈ دے رہے تھے کہ بھارت کی ویک سائڈ یہ ہے، بھارت کی اسٹرانگ سائڈ یہ ہے. ٹھیک، اب دیکھیں اس کی اپیل جو ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے خلاف کوئی اپیل جو ہے ہو سکے گی. ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ جھوٹ بولا جائے کہ میرا خیال ہے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے. میرا خیال ہے میں نے سنا بھی یہی ہے کہ اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر اس میں کوئی یعنی مجھے حیرانگی نہیں ہوگی اگر یہاں پر ایک نیا جھوٹ بول دیا جائے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. یہ یہاں پہ یہ کوئی بائنڈنگ لا تو نہیں ہے نا پاکستان کے لیے ڈاکٹر موعید؟ نہیں، اب تو بائنڈنگ ہو گیا نا. دیکھیں یہی تو ہم کہہ رہے تھے، اگر ہم نہ جاتے اور اپنا موقف کلیئر کر دیتے کہ ان ویو آف آل دی پاسٹ ہسٹری، بیکاز آف ہم نے جو خود اپنی سبمیشن کی ہے 27 مارچ کو. انفیکٹ یہ ہے کہ ہم نے 27 مارچ کو ایک سبمیشن بھی کی جہاں ہم نے اس سال کے شروع میں
कुलभूषण को सजाए मौत देने से कुछ दिन पहले हमने एक एडिशनल सबमिशन की आईसीजे में, जहां आईसीजे की जो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है उसको भी हमने तस्लीम किया। अब इसमें भी एक शक पैदा होता है कि इन्हीं दिनों में कुलभूषण को सजाए मौत देने से पहले पाकिस्तान ने आईसीजे की कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन को क्यों एक्सेप्ट किया, यह भी अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। अच्छा, वो जब हमने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसमें हमने ज़ाहिर रिजर्वेशन रखी, हमारे उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब हमने वहां पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जब हमारा 2008 का बायलैटरल एग्रीमेंट भी था, जब हिंदुस्तान ने आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को नहीं माना 1999 के केस में, और बारहा हिंदुस्तान की कोर्ट्स में भी कैप्टन सोहराब के केस में खुद हिंदुस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में रिटन एफिडेविट दिया कि आईसीजे की जुरिस्डिक्शन नहीं बन पाएगी मामलात में। हमें चाहिए था उन तमाम चीजों का सहारा लेते, एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग करते। जो जुर्रत का, इखलाकी जुर्रत का पाकिस्तान की हुकूमत को मुजाहिरा करना था इस मौके पे हिंदुस्तान की साजिश को नाकाम बनाने के लिए, वो बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को फैसिलिटेट किया गया, हिंदुस्तान की मदद की गई, हिंदुस्तान को कंसेशन दी गई। ये बहुत बड़ा सवाल है आज इस वक्त। मैं समझता हूं कि ये पनामा लीक्स के ऊपर जो सारी बहस हुई है, उससे ज्यादा बड़ा सियासी सवाल है कि इस्लामाबाद में डिसीजन मेकिंग किन बुनियादों पर की गई, हिंदुस्तान को क्यों फैसिलिटेट किया गया बाय गोइंग टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यानी हमारे अगर फौजी एहलकार मारे जाते हैं 1999 में, तब ये आलमी अदालत इंसाफ के दायराकार में नहीं आता, लेकिन अब अदालत इस पर फैसला देने का इख्तियार रखती है, इसे सुनने का इख्तियार रखती है। ये खुला तजाद क्यों है? और पाकिस्तानी हुकाम अगर इस बात का जवाब देने के लिए आलमी अदालत इंसाफ में गए, तो क्या जाने से पहले इस केस की तैयारी से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया? अगर नहीं लिया गया तो इसका जिम्मेदार कौन? बात करेंगे ब्रेक के बाद। वॉइस ऑफ दुनिया शो में एक बार फिर खुशामदेद। कुलभूषण जाधव का मामला, जिस पर आलमी अदालत इंसाफ ने कह दिया है कि पाकिस्तान हतमी फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को सजाए मौत नहीं दे सकता। ये वही अदालत है जिसने 1999 में यह कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान की दरखास्त आलमी अदालत इंसाफ के दायराकार में नहीं आती। लेकिन इस केस को टेकअप करने के मामले में बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। और डॉक्टर मुईद, सवाल आपसे यह कि आप कह रहे हैं मालूम होता है रियायत दी जा रही है, इंटेंशनली रियायत दी जा रही है। अच्छा, रियायत किस हद तक दी जा सकती है? सजाए मौत को इल्तवा में रखा जाएगा, कैद में ही कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के पास ही रहेगा, क्योंकि ईरान भी रसाई मांग रहा है और भारत भी काउंसलर रसाई मांग रहा है। मामला किस हद तक उसके फायदे में जा सकते हैं भारत के, और भारत इसको कैसे इस्तेमाल करेगा? देखिए, जो कुछ हमारे सामने आज हुआ है, ये खालिस्तान एक पॉलिटिकल इशू है। ये खालिस्तान एक रियासत की सॉवरेनिटी से इसका ताल्लुक है कि कैसे एक रियासत अपने आप को इंटरनेशनल जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें एक रियासत अपने आप को कैसे कंडक्ट करती है। आशा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुलभूषण की गर्दन तोड़ने से या उसको सजाए मौत देने से, फांसी पर लटका देने से पाकिस्तान के कोई मसाइल हल नहीं होते, ना पाकिस्तान को कोई हमें बदला नहीं लेना है। कुलभूषण के पकड़े जाने की और जो हमारा उसके खिलाफ केस है, उसकी बुनियादी अहमियत यह है कि भारत ये तो हमेशा कहता है कि पाकिस्तान ने प्रॉक्सीज इस्तेमाल किए और भारत की सरजमीन में या मकबूजा कश्मीर के अंदर मुदाखलत की, ये मुंबई में वायलेंस करवाई, जो जगह जगहों पे दहशतगर्दी की, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल केस और आर्गुमेंट है भारत का, जिसको कि यूरोपियंस और अमेरिकन सपोर्ट करते हैं। कमांडर कुलभूषण जाधव की जो गिरफ्तारी है बलूचिस्तान के अंदर 1 साल पहले, उसकी बुनियादी अहमियत यह है कि भारत की रियासत का एक सर्विंग ऑफिसर, जिसने अपनी तमाम डिटेल्स, अपना आर्मी सर्विस नंबर दिया, और भारत के मीडिया ने उसकी बाकी डिटेल्स भी निकाली कि कैसे वो सर्विंग ऑफिसर था, कैसे वो वहां से डिप्यूट हुआ रॉ में, उसने वो सारी डिटेल्स दी। हमने उस केस पे कैपिटलाइज करना था, हमने उसको दुनिया के मीडिया के सामने थोड़ा सा उसका चेहरा दिखाना था, उसको हमने प्रेजेंट करना था। फिर हमने दुनिया के मीडिया को, खा हमें दुनिया की बेहतरीन इंटरनेशनल लॉबिस्ट फर्म्स या मीडिया के गुरुज हायर करने पड़ते, हाँ हमें इसमें को $5-10 मिलियन खर्च करने पड़ते, हमने दुनिया को यह बताना था कि कैसे भारत की रियासत गुज़िश्ता 10-15 बरस से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, खा वो पाकिस्तान का फाटा हो या बलूचिस्तान हो या कराची हो या पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम शहर हों पंजाब के, उनमें किस तरह जो दहशत गर्दी के रिंग हैं, जो सेक्टेरियन वायलेंस है, जो जिस किस्म की जो प्रॉक्सी वायलेंस है, उसमें कैसे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
जिस किस्म की फजूल खराफात पिछले 10 दिन से हम कह रहे हैं कि भारत को नाकामी होगी आईसीजे में, इसी तरह की चंद फजूलियात जो हैं हमने पाकिस्तान के मीडिया में और टेलीविजन में वो हमने पेश की। हमने किसी किस्म का इंटेलिजेंट, मंतकी, लॉजिकल या रैशनल केस भी दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया। ये पाकिस्तान के रियासती इदारों की एफिशिएंसी, उनकी कॉम्पिटेंसी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जजमेंट्स, उसकी प्रायोरिटीज पे बहुत बड़े और गंदे सवाल यहां पे उठते हैं कि इनकी लॉयल्टी किसके साथ है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की लॉयल्टी जो है वो किसके साथ है। देखिए, अच्छा, अब यह कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी देता है या नहीं देता, इट्स ओनली ए सेकेंडरी मैटर। अगर हम ना जाते, अगर हम आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ना जाते, वहां जाके वाज़े तौर पे फरीक फिजिकल तरीके से ना बनते, जो हम बेवकूफों की तरह अपना पोटरा उठा के टोकरा वहां पे चले गए और विद अ पैथेटिक परफॉर्मेंस, आई मस्ट से विद अ डिस्कस्टिंग पैथेटिक परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की टीम की, इंतहाई अफसोसनाक परफॉर्मेंस थी वो। वहां हम जो चले गए, अब तो हमने अपने हाथ कटा दिए हैं। अब तो जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये डिसीजन लिखा है, अगर ये डिसीजन एक्स पार्टी होता, हमारी एब्सेंस में होता, तो इसकी बाइंडिंग वैल्यू फिर भी हम आर्ग्यू करते कि कम थी। हम फांसी उसको देते ना देते, ये बिल्कुल गवर्नमेंट की डायरेक्शन ठीक नहीं है, हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन मुख्तलिफ मामलात में ठीक नहीं है, लेकिन आपने ऑपोजिशन की खाली डायरेक्शन ठीक नहीं है आयशा, डायरेक्शन का खाली मसला नहीं है। यहां तो ये इशू लग रहा है कि ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी सिंपैथीज किस तरफ है, उसकी लॉयल्टीज किस तरफ है, गवर्नमेंट को क्या वो रियासत पाकिस्तान के साथ लॉयल है। डॉक्टर मुईद, ऑपोजिशन ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, तहरीक इंसाफ ने कुलभूषण जाधव के मामले पर क्या किया? जब ये मामला भारत आलमी अदालत इंसाफ में लेकर गया तो पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट को कितना प्रेशराइज किया, कितना इस मामले पर बात की? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पे उसी किस्म का शोर मचाया जो एक बिल्कुल अनएजुकेटेड किस्म का, जिसमें कोई खास मंतक लॉजिक नहीं होती, जिसको सिर्फ शोरो गोगा कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी आवाज उठाई, जमात इस्लामी ने भी उठाई, पीटीआई ने भी उठाई। अब इनका टेस्ट है, इनकी ऑपोजिशन का, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, अगर ये लोग सीरियस हैं, ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल पॉइंट है कि यहां पर ये सवाल उठाए जाएं कि क्या बुनियादें थी, क्यों जो है ये वहां जाके फरीक बने। ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मसला है। मुझे उम्मीद वैसे नहीं है, मुझे पाकिस्तान की जिस तरह से हुकूमत जो है मुझे इनसिंसियर लगती है, उसी तरह से मुझे पाकिस्तान की ऑपोजिशन भी आधी इनसिंसियर है, आधी बेवकूफ है। मुझे कोई उनके अंदर कैपेसिटी जो है लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल नैरेटिव शेपिंग की मुझे नजर नहीं आती। ऑन टॉप ऑफ इट हमें बहुत ही मायूसी इस चीज की हुई है कि आईसीजे ने हमें सिर्फ 3 दिन दिए हैं यहां, हालांकि यहां पर कोई अर्जेंसी नहीं है। हमने ये तमाम चीजें पूरी दुनिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने वाज़े करनी थी। उसके बाद हमें लॉबिंग करनी थी इस चीज में कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, ये एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है और इस मसले को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सेटल किया जा सकता है। भारत ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जा सकता है, क्या हम आगाह थे, हमारे हुकाम आगाह थे, इस ऑप्शन के बारे में सोचा था? देखिए, चूंकि हमने कोई एडिशनल प्रोटोकॉल पहले दिए थे या हमने कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन के हवाले पहले उसको माना, वो भी बहुत सस्पिशियस है कि क्यों माना 27 मार्च को। और फिर ये कि उसके अंदर हमने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया था कि नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स आईसीजे के परव्यू में फॉल नहीं करते। सो ये इससे तो लगता है कि हमें कुछ अंदाजा तो जरूर था। लेकिन मुझे शक ये है, ये शक है मेरा, लेकिन बहुत से लोगों को पाकिस्तान में शक है कि सज्जन जनरल की जो मीटिंग हुई है, और वो तो जयोति मल्होत्रा के गालिबन जो हिंदुस्तान की जर्नलिस्ट हैं उनका भी गालिबन यही पीस है, अगर वो नहीं है तो कोई और है, लेकिन कि जो मीटिंग थी सज्जन जनरल की प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ, वो बुनियादी तौर पर कुलभूषण के हवाले से थी। तो अब ये समझ आता है कि वहां की जो प्रिंसिपल उसका पॉइंट होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान को आईसीजे में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और गालिबन हिंदुस्तानी हुकूमत या नरेंद्र मोदी यही चाहते थे। कंसेशन उनकी ये थी, बिकॉज आगे उनकी तैयारी मुकम्मल थी, उनको पता था कि वो आईसीजे के यूरोपियन माहौल से, वैसे भी यूरोप में चूंकि डेथ पेनल्टी पे बड़ी रिजर्वेशन है, तमाम यूरोप के अंदर डेथ पेनल्टी को, वहां नहीं है डेथ पेनल्टी, उसको बहुत बुरा समझते हैं, तो एक इमोशनल इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं समझता हूं फैसला बड़ा अनजस्ट है, जो आईसीजे ने फैसला किया वो सरासर ना इंसाफी पे मबनी है। हालांकि मेरा ये भी व्यू है कि हमें कुलभूषण को फांसी नहीं देनी है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि हमें कुलभूषण की गर्दन तोड़नी है, उससे हमारे कोई मकासद पूरे नहीं होते। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत कट टू साइज हुई, आयशा इसको समझने की कोशिश करें। कोई रियायत अगर दी जाती है तो कुछ बदले में लिया भी जाता है, डॉक्टर मुईद, वो क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए, वो तो कोई पर्सनल चीज हो सकती है। जब कहा गया बाद में कि जी बैक चैनल डिप्लोमेसी है,
تو یہ یقینی طور پہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو بھی کنسیشن حاصل کی ہوگی اس کے جواب میں، وہ ان کی پرسنل ہوگی. وہ ویسے بھی ویسٹ کو یہ چیز سیل کرتے ہیں کہ میں بھارت کے ساتھ دوستی کا خواہاں ہوں. یہ ان کا بہت بڑا پولیٹیکل پلانک ہے. اسی ایک پلانک پہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ کی، یورپ کی، بھارت کی بہت سمپتھی حاصل کرتے ہیں. اور جب بھی پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں ان کو خدشہ یا خطرہ درپیش ہوتا ہے تو ہندوستان کے تمام اخبارات، تمام ٹیلی ویژن چینل جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر تمام انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے، انٹرنیشنل گورنمنٹس بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں. اور وہ ہر نئے ایشو میں وزیر اعظم نواز شریف اس کو ایک سول ملٹری ٹینشن یا فالٹ لائن کی شکل دیتے ہیں، بیکاز اس سے ان کو دنیا میں بڑی سپورٹ ملتی ہے. تو یہاں پر بھی وہ مسلسل پرائم منسٹر نریندر مودی سے جو بھی کنسیشن لیں گے، مجھے شک ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں لیں گے، وہ کنسیشن اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ میں لیں گے. یہی طاہر القادری نے بھی ایک بات کی تھی کہ بھارت نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اس گورنمنٹ کی خاطر. جو بھارت کا سارا معاملہ ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ قتل کرو یا کرامات کرو ہو، ایل او سی پر فائرنگ ہو، کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ہو، یا 1999 میں پاکستانی فوجی اہلکاروں کی جاں بحق ہونے کا، شہید ہونے کا معاملہ ہو، بھارت ہر جگہ رعایت پاتا دکھائی دیتا ہے. لیکن ہمارے جو معاملات ہیں ان پہ ہم ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے سوشل میڈیا ابھرتی ہوئی طاقت، بچہ اس کا استعمال جانتا ہے، اس سے بہت اویئرنیس تھی، لیکن اب پاکستانی گورنمنٹ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، لائٹر نوٹ پہ کہا جاتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ پانی کے معاملے پر لڑی جائے گی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے. مختلف معاملات ہم نے دیکھے، مختلف تحریکیں جنہیں سوشل میڈیا نے ہوا دی اور ان میں جان ڈالی، روح پھونکی. اس پر پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر سوشل میڈیا نے لوگوں کے علاوہ قوموں کی زندگی میں بھی انقلاب برپا کیا. سیاسی گھٹن زدہ معاشروں کی طرح پاکستان میں بھی سوشل میڈیا نے عوام کی سیاسی تربیت کی. نوجوان نسل میں مقبول ویب سائٹ فیس بک کا ذکر کریں تو اس وقت پاکستان میں اس کے یوزرز کی تعداد لگ بھگ 3.25 کروڑ ہے. فیس بک کے مؤثر استعمال سے عوامی شعور نے کروٹ لی تو مرضی کی بولیاں سننے کی رسیہ حکومت کے ماتھے پر شکنیں بڑھنے لگی. اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل نیریٹو کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ فیس بک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر ہے. اور حکومت کو جتنی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جتنی پولیٹیکل ڈبیٹ ہو رہی ہے، جتنے آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے ہیں، وہ سارے فیس بک اور ٹویٹر سے ہو رہے ہیں. اور لگ رہا ہے کہ حکومت مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے، جو چودھری نثار صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں، مریم اورنگزیب صاحب کے جو کامنٹس ہیں، صاحبہ کے جو کامنٹس ہیں، یہ بڑے پریشان کن ہیں. جان بوجھ کے ایک طریقے سے سوشل میڈیا میں بیٹھی ہوئی یوتھ کو ڈرایا جا رہا ہے. ریشہ دوانیوں کی ماہر حکومت نے فیس بک انتظامیہ کو شیشے میں اتار لیا. 8 جون 2014 کے ڈیلی ٹائمز اخبار میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اور فیس بک کے درمیان خفیہ معاہدے کا پردہ چاک کیا. معاہدے کی روح سے ایسے پیجز کو بلاک کر دیا جائے گا جسے پی ٹی اے اخلاقی اعتبار سے عوام کے لیے مناسب نہیں سمجھتی. جبکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 کے تحت پی ٹی اے کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے نہ جواز. 2014 میں حبیب جالب اور فیض احمد فیض کی شاعری کے پیج لال بینڈ کو بلاک کیا گیا. تب بھی پی ٹی اے کے چیئرمین کا یہی موقف تھا جو سیاست.pk کا پیج بند ہونے پر سامنے آیا کہ پی ٹی اے نے فیس بک حکام کو ایسی کوئی درخواست نہیں کی. فیس بک کی رپورٹ کے مطابق جنوری 2016 سے جون 2016 تک پاکستانی حکومت کی درخواست پر 25 ایسے پیجز کو بند کیا گیا جن میں گستاخانہ مواد کے علاوہ قومی پرچم کی توہین اور قیام پاکستان پر تنقید کا مواد بھی شامل تھا. ایسے میں اس معاہدے کی نوعیت پر سوال اٹھتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ اگر ایسا موجود ہے تو کیسے حکومت پاکستان نے فیس بک کے ساتھ، جو کہ دنیا کا اتنا بڑا ایک ادارہ ہے یعنی پبلک ایکسپریشن کا، اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے کس طرح سے ایک خفیہ یہ سیکرٹ ایگریمنٹ کر لیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو
एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को पब्लिक करने की ज़रूरत है। जो भी एग्रीमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, हुकूमत पाकिस्तान और फेसबुक के दरमियान, वो एग्रीमेंट पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए। इस एग्रीमेंट को पार्लियामेंट्री एसेंट मिलना चाहिए, इसे मीडिया के सामने आना चाहिए, सिविल सोसाइटी के सामने आना चाहिए। इस वक्त गुस्ताखाना मवाद जैसे हसास मामले की आड़ लेके मुखालिफिन की आवाजें दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि 28 मार्च को बरतानवी अखबार डेली मेल में बताया गया कि फेसबुक ने पाकिस्तानी हुकाम के कहने पर 85% गुस्ताखाना मवाद ब्लॉक कर दिया। फेसबुक के नायब सदर को इसी हवाले से मई में पाकिस्तान का दौरा करना था, जिसकी तफसीलात भी आवाम से ओझल रखी गई हैं। उधर डॉन लीग्स पर अस्करी इदारे की हद तक महसूस न करने वाले वजीर दाखिला गुस्ताखाना मवाद के बाद अब फौज पर तनकीद को हुकूमती हथियार बना रहे हैं और उन्होंने साइबर क्राइम विंग को इस हवाले से कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। लेकिन सोशल मीडिया से अपने सियासी हजम बढ़ाने वाली पीटीआई दीगर जमातों की तरह इस महाज पर खामोश है। पीटीआई वालों ने सोशल मीडिया पे जितना अपनी आर्म फोर्सेज के ऊपर गंद उछाला, पीटीआई ने जितना आर्म फोर्सेज को बदनाम करने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, तो मैं समझता हूं कि पीटीआई वालों को इस पर डूब कर मर जाना चाहिए। डॉक्टर मोईद, रिपोर्ट में हमने आपकी भी बात सुनी और बाकी सारी बातें भी हमारे सामने रखी गई। हम क्या समझें कि जिसकी लाठी उसका सोशल मीडिया? देखिए, बुनियादी तौर पर जो इश्यूज हमें समझने चाहिए कि सोशल मीडिया की इतनी अहमियत पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्यों है। जैसे आपने कहा कि आपने कहा कि 3 करोड़, आपने कहा, मेरी वैसे अंदाजा ये कि तकरीबन 40 मिलियन या 4 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त फेसबुक को या ट्विटर को या डिफरेंट गूगल प्लस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी अहमियत ये है कि जो पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल हैं, पाकिस्तान के अखबारात हैं, वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव हैं, वो बड़े इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। और जब एक इंडस्ट्री कोई प्लेटफॉर्म जो होता है मीडिया का, जब उसका साइज़ बड़ा होता है तो उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। लोगों की तनख्वाहें होती हैं, सेटेलाइट वैन्स हैं, DSNGs हैं, बिल्डिंग का खर्चा है, इस तरह के बहुत से मामलात हैं, जिसकी वजह से जो भी बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उसको हुकूमत के लिए उसको दबाना, उसको डराना, पुलिस के ज़रिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के ज़रिए, टैक्स अथॉरिटीज़, FBR के ज़रिए या एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए उसको एक डायरेक्शन पे चलाना अपने साथ, उसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत आसान है। जिस वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तमाम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, वो बहुत घुट गया है। अब सोशल मीडिया में क्या है कि जो लोगों ने फेसबुक के अपने पेजेस बनाए हैं या उनके ट्विटर हैंडल हैं, जहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हज़ारों बल्कि कई दफ़ा लाखों लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं, वो बहुत आसानी से बगैर किसी खर्चे के बहुत आज़ादी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों तक फैला सकते हैं। और अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को पसंद आता है, वो रेजोनेट करता है, तो बहुत दूर तक जाता है। और पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं वो इसी वजह से फेसबुक को और ट्विटर को अपने लिए एक बहुत बड़ा सियासी खतरा समझते हैं। और हमने देखा है कि जब से साइबर बिल आया है, आहिस्ता आहिस्ता नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ को और मज़हब को, और अब आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से दोनों को, मज़हब को भी और आर्मी का भी, कि भी आर्मी के खिलाफ बात हो रही है, इन दोनों चीज़ों को साइड करके नौजवानों को हरास किया जा रहा है। लेकिन ये बातें भी तो नजरअंदाज नहीं की जा सकती ना डॉक्टर मोईद। मजहब के बारे में भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पाकिस्तान के कौमी इदारों के बारे में फौज के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते, उनको तो कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं? वहां भी हम खुला छोड़ दें कि ज़ाहिर है आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। देखिए, उसका एक तरीका होगा ना कि जब आप किसी को आइडेंटिफाई करेंगे, हर फेसबुक पेज जो है और हर ट्विटर हैंडल जो है उसका एक मालक है, वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वो आइडेंटिफाई होता है। अगर वो पेज अनआइडेंटिफाइड, अब कुछ लोगों ने, देखें, गवर्नमेंट की अपनी सोशल मीडिया टीम है, वहां एक एक बंदा जो है उसने 10-10, 15-15 जो है ट्विटर हैंडल ये पेजेस बना रखे हैं, वो तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते बिकॉज उन्होंने अपनी डिटेल नहीं दी हुई है, अपनी तस्वीर नहीं रखी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपनी ईमेल वहां पे उन्होंने दी हुई नहीं है। तो वो तो हुए जिनको कोई क्लेम नहीं करता। वो ट्विटर हैंडल, वो फेसबुक पेजेस जिनके मालक एग्जिस्ट करते हैं और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उन्होंने उस पर मेहनत की है, जब गवर्नमेंट उनको नोटिस देगी, राइट ऑफ डिफेंस देगी, एक ड्यू प्रोसेस होगा। हम तो ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने ब्लास्फेमी का सहारा लेकर, पहले लाल मस्जिद के लोग चले गए ब्लास्फेमी की एक पिटिशन लेके एक अदालत के अंदर, वहां उसके बाद फेसबुक वाले लोगों को बुलाया गया, फेसबुक के एग्जीक्यूटिव्स को, और अब ये पता चला है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और फेसबुक के दरमियान एक खुफिया मायदा कर लिया गया है, जिस मायदे के तहत अगर हुकूमत पाकिस्तान किसी भी पेज को खतरनाक करार दे और एडवाइस करे थ्रू PTA टू फेसबुक, तो फेसबुक को उस पेज को बंद करना होगा। और हमने देखा कि siyaasat.pk भी इसी तरह से बंद हुआ। और भी पेजेस डॉक्टर मोईद, फेसबुक खुद
खुद इस मामले को देख नहीं सकती, खुद इस मामले को चेक नहीं कर सकती कि जो एडवाइस किया जा रहा है, ये जो रिपोर्ट किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, क्या वो ठीक भी है, क्या वो इस काबिल है भी कि उसे बंद किया जाए या नहीं? और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैंपेन चलाने वाले हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर तनकीद करने वाले हैं, उनकी किरदार कुशी अगर की जाती है तो उसको पॉइंट आउट नहीं किया जाता या उस पर बात नहीं की जाती, उसकी रोकथाम नहीं होती। ये तो एक बायस्ड किस्म की बात है, बायस्ड किस्म की तहरीक हुई। देखिए, दो डिफरेंट किस्म के इश्यूज है ना। पहले तो ये है कि फेसबुक और गूगल और ट्विटर, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, वो उन पॉलिसीज पे अमल दरामद है कि किसी को कंप्लेन करनी है, होना ये चाहिए कि फेसबुक का पाकिस्तान में एक ऑफिस हो, और अगर गवर्नमेंट को कंप्लेन करनी है, किसी भी शहरी को कंप्लेन करनी है, तो वो उस ऑफिस को कंप्लेन करेंगे और फिर फेसबुक देखेगा कि क्या उनकी गाइडलाइंस जो है, कम्युनिटी गाइडलाइंस या उनका अपना जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो वो फिर उस शख्स को एक नोटिस देंगे। ये मत भूलिए कि लोग फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज भी करते हैं, उनका एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी फेसबुक के साथ जो है एग्जिस्ट करता है, और यही सूरत हाल जो है वो ट्विटर के साथ भी हो सकती है। जो हुकूमत पाकिस्तान करना चाह रही है वो तो ये है कि हुक्म देना चाह रही है फेसबुक को, बहुत जल्दी, और ट्विटर को भी वो हुक्म देना चाह रही है कि जी फलां फलां चीज जो है उसको खत्म कर दे। वहां फेसबुक और ट्विटर की अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो बहुत हद तक खत्म हो जाती है। जरूरत इस चीज की है कि जो भी एग्रीमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने फेसबुक के साथ किया है या जो भी उसके मामला ट्विटर के साथ हैं, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में पार्लियामेंट के सामने और कोर्ट्स के सामने लाया जाए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया पर्सन्स और जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के और लीगल कम्युनिटी के सामने लाया जाए, ताकि लोग ये देख सकें कि हुकूमत के इस मायदे में, पहले तो हुकूमत ने मायदा कर कैसे लिया, उसको खामोशी से एक इंटरनेशनल मायदा। डॉक्टर मुईद, कौन सी वजारत है जो सोशल मीडिया के मामला देखती है, और उस कमेटी में अब तक क्या काम हो सका इस हवाले से? हम साइबर क्राइम बिल देख रहे हैं, बहुत से मामला ऐसे आते हैं जो साइबर क्राइम एक्ट के अंडर आते हैं, लेकिन उन मामला पर हम एक्शन नहीं देखते। लेकिन इस तरह की वेबसाइट से सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के मामले में हुकूमत हमें बड़ी मुस्तैद नजर आती है। किस वजारत के अंदर ये फॉल करता है और अब तक इस पर क्या बात हुई? देखिए, वजारतें तो इसमें बहुत सी इन्वॉल्व हो सकती हैं, अगर आप इसको लॉजिकली देखें। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसमें लीड ले रही है। जब ब्लास्फेमी की डिबेट हुई है कोर्ट में, तो ज़्यादातर जो स्टेटमेंट्स हैं वो चौधरी निसार साहब की तरफ से आई हैं, और जो हम सुन रहे हैं कि जो एग्रीमेंट भी हुआ है फेसबुक के साथ, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एग्रीमेंट है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन आर्म को पीटीए को दिया गया। यानी पीटीए जो है वो कंप्लेन करती है फेसबुक को, लेकिन एग्रीमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल है, वो इस मामले पर भी जुबान बंद किए हुए है? इमरान खान की ज्यादातर तवज्जो विफाक को टारगेट करने में है, तनकीद करने पे है, जलसे जुलूसों में इल्जामात लगाने पर है, लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज हैं जिन पर उन्हें बात पार्लियामेंट में करनी चाहिए, उनके वज़रा को बोलना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू तो वो अपनी तब्दीली की तहरीक को आगे लेकर आए और उन्होंने सबको रुशनास कराया, उसी के हवाले से वो बात नहीं करते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पीटीआई पहली पार्टी होनी चाहिए थी, चूंकि उसके बहुत से लोग सोशल मीडिया पे हैं, वहां से अपना नैरेटिव शेप करते हैं, वही मेन ऑपोजिशन भी हैं, तो उनको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई जो है वो सियासत की हद तक इतनी कोई होशियार या चालाक या स्मार्ट पार्टी नहीं है। उनको बहुत देर लगती है ये इंटरप्रेट करते हुए, ये समझते हुए कि हुकूमत क्या चाल खेल रही है। हुकूमत जो चाल सोशल मीडिया पे खेल रही है उसे खेलते खेलते तो साल हो गया है, और ये जो ब्लास्फेमी का इशू उठाया गया और जहां ये एक खुफिया एग्रीमेंट जो हमारे सामने आ रहा है, ये भी 1 महीने से ज़्यादा पुराना है। अब हम देख रहे हैं 1-2 दिन पहले से कि पीटीआई के जो लीडरशिप है उन्होंने ट्विटर पे अपने ट्वीट्स के जरिए रद्द अमल करना शुरू किया है कि ये नाकाबिले कबूल है। वो भी उस वक्त जब पीटीआई के एक वर्कर को कोयटा से कुछ ट्वीट करने के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, और उसको इस्लामाबाद लाया जा रहा है, और एफआईए उसको मजबूर कर रही है कि अपना लैपटॉप और अपना फ़ोन जो है वो एफआईए के हवाले कर दे। सो पीटीआई, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में मेन ऑपोजिशन तो ज़रूर है, लेकिन जितनी चालाकी, महारत या होशियारी या जितनी समझदारी चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में एग्जेक्टिव को रेजिस्ट करने के लिए, वो पीटीआई में नहीं है। अब देखना है कि अभी आगे क्या करते हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट्स में जाएंगे, हमें देखना होगा कोर्ट्स क्या करती हैं अगर ये कोर्ट्स में जाते हैं। बाकी सारा मीडिया भी खामोश है। ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान का जितना अंग्रेजी मीडिया है, हमारी जितनी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर इतनी बड़ी पोजीशन लेते हैं, इतनी बड़ी चीज यहां पे हो रही है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के 4 करोड़ लोगों का जो बैठे हुए हैं, और मेन जो नैरेटिव है उसका गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन द सो कॉल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल तौर पर खामोश हैं।
और शोर मचाने पर ज्यादा तवज्जो है। डॉक्टर मुईद, कहा जाता है कि अपनी दलील को मजबूत करें, अपनी आवाज को बुलंद मत करें, लेकिन पाकिस्तान में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अभी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट इतनी मंच चुकी है, इतनी समझदार हो चुकी है कि तमाम तर मामला, तमाम तर रुकावटों को बखूबी अबूर कर रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरा चीन, उसके बाद हांगकांग का दौरा, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी एक अहम इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं, अरब अमेरिका इस्लामिक समिट, जिसमें 55 मुस्लिम ममालिक की क़यादत से वो मुखातिब होंगे। क्या है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, क्या है अमेरिका की स्ट्रेटजी, इस पर बात एक ब्रेक के बाद। वॉइस ऑफ दुनिया का साथ देने का शुक्रिया। नाजरीन, आवाजें बुलंद है, शोर बहुत ज्यादा है, और इसमें जो बात असल है, जो मकसद असल है, वो कहीं दब जाता है। इसी पर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और अभी भी हम ये बात करेंगे कि सी पैक आखिर है क्या। ये एक दुनिया नई शेप लेने जा रही है, 3 बड़े-आज़मों को मिलाता ये मंसूबा है, लेकिन इसके हकायक अब तक बहुत कम सामने आ सके हैं। बस कहा जा रहा है कि गेम चेंजर होगा, पाकिस्तानी अवाम की तकदीर बदल जाएगी, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा, लेकिन ऐसा कब होगा और पाकिस्तानी अवाम को इससे कितना फायदा होगा, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन बात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कामयाब पॉलिसीज की। बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी प्लानिंग। सी पैक से मुतालिक क्या सारा क्रेडिट नवाज शरीफ गवर्नमेंट हथियाएगी? और अब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के भी चर्चे हैं, वो भी उस मौके पर जब अरब अमेरिका इस्लामिक समिट होने जा रहा है। डॉक्टर मुईद, ट्रंप से मुलाकात कराने में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की और उन्हें इस तरह से और मजबूत बनाने में क्या सऊदी हुक्मरान किरदार अदा करें? जी बिल्कुल। आज से कम 10-15 दिन से हम ये मुसलसल सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब की रुफ़क़ा कार ने एक बाकायदा रिक्वेस्ट की प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कि वो वज़ीर आज़म की एक अलग से ज़रा मुलाकात जो है छोटी सी ज़रूर कराएं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यूं तो डोनाल्ड ट्रंप जितने भी इंटरनेशनल लीडर वहाँ पे आएंगे, चूँकि 40 या 41 ममालिक की ये इंटरनेशनल सऊदी लेड मुस्लिम फोर्स है, तो बहुत से वहाँ पे लीडरान जो हैं इन 40 ममालिक से पहुँचेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जो है कम से कम हाथ तो सभी से मिलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कोशिश है कि वहाँ उनको 5-10 मिनट डोनाल्ड ट्रंप से अलग मुलाकात करने को मिले, जिससे उनको पाकिस्तान के अंदर बहुत हद तक सियासी फ़ायदा होगा, उनको बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ एक JIT भी एग्जिस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और वो और उनकी फैमिली करप्शन चार्जेस फेस कर रहे हैं पनामा केस में। तो ऐसे में जब उनकी अमरीकी, आप ये देखिए कि सदर प्यूटन से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, हालांकि कोशिश ये की गई है, जो हमारी इत्तलात हैं कि चीन के अंदर ये बहुत कोशिश थी कि उनकी रशिया के सदर प्यूटन से मुलाकात हो जाए, लेकिन हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने वियतनाम के लीडर से, वेनेजुएला के लीडर से, बेलारूस के लीडर से तो मुलाकात की है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी सदर प्यूटन से। तो इसमें अगर उनकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है, उसकी एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बनती है, तो उसको जाहिर है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा उसको सेल करेगी पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे दिखाया जाएगा। एक तरफ चीन के साथ मामलात और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, मामलात किसी और तरफ तो नहीं जा सकते। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी पाकिस्तान में इनसफिशिएंटली डिस्कस किया गया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चीन के जो सारा डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट है सी पैक के हवाले से, जिसको वो दिखाते हैं कि वो उनकी तख्लीक है या उनकी कामयाबी है बहुत बड़ी। हालांकि असल में ज़ाहिर है, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि 3 बड़े आज़मों को जोड़ने वाला वन बेल्ट वन रोड का प्लान जो चीन ने 2013 में अनफोल्ड किया, वो जिसका सी पैक एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तान के कहने पे या पाकिस्तान की रजामंदी के लिए या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए या पाकिस्तान को खुश करने के लिए तो नहीं बनाया। तो पाकिस्तान में कोई भी होता इस मौके पे, किसी की भी लीडरशिप होती, कोई मिलिट्री डिक्टेटर बैठा होता, प्रेसिडेंट जरदारी स्टेज पे यहाँ पे होते, तो जाहिर है कि वन बेल्ट वन रोड को और सी पैक को आगे चलना था। तो प्रेसिडेंट नवाज शरीफ जो है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का तो कोई यानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कोई सी पैक या वन बेल्ट वन रोड के साथ इंटेग्रल नहीं है। ये बात कॉमन सेंस की है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी डिबेट कॉमन सेंस के बरखिलाफ जो है वो की जाती है। लेकिन चीन की जो ये इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो प्रोजेक्शन है, ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी पॉलिटिकली एडवांटेजेस है। रिस्क ये है कि जितना ज़्यादा चीन का असर रसूख पाकिस्तान में बढ़ता है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और इसाक डार साहब जो हैं वो टोटली डिपेंडेंट है ऑन द गुडविल ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डिफिड जो बरतानिया का डिपार्टमेंट है। तो ये एक फॉल्ट लाइन जो है, एक तरफ अमेरिकन फाइनेंशियल ऑर्डर है, ये अमेरिकन पॉलिटिकल पावर है जिसके बहरहाल इंटरेस्ट चीन से मुतसादम है, दूसरी तरफ चीन का बढ़ता हुआ क्लाउड है। किसी स्टेज पे आज से 1 या 2 या 3 साल के बाद इनके दरमियान एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में वो इमर्ज कर सकता है।
अच्छा डॉक्टर मुईद, अरब इस्लामिक समिट, अरब अमेरिका इस्लामिक समिट का प्लेटफॉर्म होगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। मुलाकात का एजेंडा क्या हो सकता है? ये रस्मी मुलाकात होगी या हम कह सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के लिए कोई बात कर सकता है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये बेसिकली एक ऐसी फोटो अपॉर्चुनिटी होगी जिससे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को उनकी दाखिली सियासत जो है पाकिस्तान की, जहां वो करप्शन के चार्जेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं आफ्टर द ड्रॉप सीन ऑफ द डॉन लीक्स। प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग उन्होंने इमर्ज किया है। अब कोई वैसे तवक्को ये नहीं करता कि पनामा की जो JIT है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई शवाहिद ला सकेगी। कुछ लोगों को गलतफहमी ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बैलेंस ऑफ पावर इतना वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के फेवर में है कि उनको कोई जेन्युइन रिस्क नहीं है। लेकिन बावजूद उसके कि उनको जो एक बदनामी हुई है, उनके बारे में जो एक पॉलिटिकल एक आइसोलेशन उनकी है दुनिया भर में, डोनाल्ड ट्रंप से फोटो अपॉर्चुनिटी अगर उनकी होती है, 5-10 मिनट की एक मुलाकात होती है जिसकी फुटेज आती है, तो वो अपने सपोर्ट बेस को ये बता सकेंगे कि देखिए, वो कहेंगे, आप देखेंगे कि मिनिस्टर्स और कैबिनेट मेंबर्स ये कहेंगे कि देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ऊपर वाकई कोई चार्ज होता, उसकी कोई अहमियत होती, कोई सिग्निफिकेंस होती, तो फिर अमेरिका के सदर और सारी इंटरनेशनल लीडरशिप उनको इस तरह से ना मिलती। तो ये एक क्वेस्ट फॉर लेजिटिमेसी है, एक क्वेस्ट फॉर अप्रूवल है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट इसमें क्या सर्व होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज्यादा सर्व होंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो सितारे हैं वो फेवर में जा रहे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के और उनकी गवर्नमेंट के। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें हम, वो कहते हैं कि उनसे ज्यादा किसी की बेइज्जती नहीं हुई किसी अमेरिकी सदर की, वो एतराफ करते हैं इस बात का। लेकिन अब वो जा रहे हैं 55 इस्लामी ममालिक के सरबराहान के सामने खिताब करने हैं। क्या खिताब करेंगे? वो इतना क्रिटिसिज्म करते रहे हैं, इस्लाम को निशाना बनाते रहे हैं, वो क्या बात करने जा रहे हैं? और आप देख रहे हैं ईरान के मामले पर भी उन्होंने इंडोर्स कर दिया, जो पाबंदियां खत्म करने का मामला था। अब वो यानी हम कह सकते हैं कि वो लाइन पर आ रहे हैं। देखिए, पाबंदियों के हवाले से तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि वो ईरान के ऊपर जो डील ईरान के साथ है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव डील कहा जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, उसको खत्म नहीं करेंगे। ये लेटेस्ट चीज है, वो खत्म नहीं करेंगे। ये और बात है कि उनकी एक एंटी ईरान पोजीशन है। अमेरिका के अंदर वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जहां एक नया स्कैंडल उनके बारे में खड़ा नहीं हो जाता। उनके पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो जनरल माइकल फ्लिन है, उनके खिलाफ बाकायदा एक इंक्वायरी सेनेट की चल रही है, इंटेलिजेंस की, जहां उनको सबीना कर दिया गया है कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। और अब ये बात सामने आई है कि FBI के डायरेक्टर जेम्स कॉमी को जब उन्होंने फायर किया, तो जेम्स कॉमी ने अपना एक मेमोरेंडम जो है वो इशू किया है, जिसमें उन्होंने ये गवाही दी है, और अब उनको भी सेनेट के सामने बुलाया जा रहा है कि जेम्स कॉमी ये कहते हैं कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये कहा था कि माइकल फ्लिन की जो इन्वेस्टिगेशन है उसे खत्म करें। और गालिबन जेम्स कॉमी ने उसको तहरीर में भी लाया। ये जब उनको प्रेसिडेंट ने ये कहा तो उन्होंने उसके बारे में एक नोट भी डेवलप किया जो कि FBI के रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये तमाम चीज़ें इस किस्म की हैं क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस में आता है, और बहुत से लोग अब ये महसूस करते हैं कि शायद ये ऐसा खतरा लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी 4 साल की जो होती है उसे कंप्लीट ना कर सकें। लेकिन मुस्लिम ममालिक के साथ वो क्या बात करेंगे, जो आपका क्वेश्चन आया, वो बड़े कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। कुछ मुस्लिम ममालिक में तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ज़रा सी भी हिम्मत है या कोई मॉरल करेज है कि उनसे कोई काउंटर सवाल जो है वो पूछ सकेगा। उनको अगर कोई पकड़ सकता है या पूछ सकता है या उनको गिरफ्त में ला सकता है, वो तो सिर्फ अमेरिका का अपना मीडिया है, वहां के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। मुस्लिम ममालिक तो बिल्कुल सांप की तरह उनको खामोशी होगी, वहां पे सकूत होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहना चाहेंगे या करेंगे, ये फजूल बातें करेंगे, ये मुस्लिम ममालिक उस पर तालियां मारेंगे, झुका के मुअद्दब अंदाज में सुनेंगे। इन शॉर्ट डॉक्टर मुईद, आपका ये कहना है कि अमेरिका के लिए मैदान साफ है, वो जहां जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अपने अवाम या अमेरिका का मीडिया अकाउंटेबल बना सकता है सदर डोनाल्ड ट्रंप को। और मेरे नहीं एनालिस्ट का कहना था कि या तो डोनाल्ड ट्रंप सुधर जाएंगे या वो सबको सुधार देंगे, लेकिन ज्यादा जो पॉसिबल चीज थी वो था डोनाल्ड ट्रंप का सुधरना। शायद मामला उसी की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहता है आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।